या उस पर चुनाव भी हो गए। आगे आने वाले सुप्रीम कोर्ट ने मामला प्रिजुडिस रहते हुए चुनाव आयोग को इतनी ताकत दे कैसे दी कि वो उसी मामले को लागू कर दे जिस पर यहां सुनवाई चल रही है, कि अधिकार उनको है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि भाई जो एक मामला सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसमें लगातार इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर रहा है। सिर्फ सब जुडिस नहीं है समीर जी, हाँ। लगातार इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहा है, बीच में इंटरिम ऑर्डर्स भी दे रहा है। हाँ। और आप उस कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं और एक ही राज्य में नहीं बल्कि आपने उसे 12 राज्यों में और बढ़ा दिया। हाँ। और अभी भी आप मानने को तैयार नहीं हो, फिर धमकी आप दे रहे हैं कि मैं ना दबूंगा, ना डरूंगा, ना झुकूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हो क्या? ये बताना चाहिए। सबसे हैरानी की बात है अमलेंदु जी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक भी इस मसले का खुद से संज्ञान नहीं लिया और मामला बार बार वहां जब जाता भी है तब भी एक तरीके से एक सेफ पैसेज उसने चुनाव आयोग को दे रखा है कि आप कर बढ़ते रहिए, आगे कुछ भी करते रहिए। हाँ बिल्कुल एक सेफ पैकेज तो लगता है समीर जी, चूंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी टिप्पणियां आ रही हैं वो टिप्पणियां भी अच्छी किसी हाल में नहीं कही जा सकती, बहुत चिंतनीय टिप्पणियां वो समझी जा सकती हैं। बहरहाल लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने का अधिकार है, भाई वो कर सकता है कि ठीक है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ बैठे हुए आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर देश के लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है अगर उनका ही क्षरण हो रहा है तब तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, उस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये चीज़ साफ तौर पर समझी जा सकती है कि ज्ञानेश कुमार जी सीमा से आगे बढ़कर बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जो भाषा है, ज्ञानेश कुमार का तरीका है, कार्यशैली है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सीधे वो राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं, विपक्षी नेताओं के। और अब इस समय पूरा जो निशाना है वो पश्चिम बंगाल की ओर चुनाव आयोग का भी है और वहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका भी है। और वहाँ भी चुनौती दी गई है कि इन सारी चीज़ों को जो BLOs की जान गई है या जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो एक घिरे हुए हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति न केवल उन पर आरोप, विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी भाषा राजनीतिक दलों के नेताओं की तरह होती है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और चाहे वहां पर अपनी यात्राओं के दौरान वो मीडिया से बात कर रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अमलेंदु जी किस तरीके से वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे थे, हलफनामा देने की बात कर रहे थे, और अब आप सीधे सीधे कि न डरूंगा न डरूं। तो आखिर है क्या मामला? आप क्यों, किससे डरेंगे? आपको तो संविधान ने संरक्षण दे रखा हुआ है, आप ऐसा काम क्यों करेंगे कि आपको डरना पड़े? आपको कानूनी रूप से आपको कोई डर नहीं है, फिर आपको किसका डर है जिसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? हाँ, और वैसे भी आपको डर से तो मुक्ति दे चुका है, कानून दे चुका है। क्या आप उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको डर है? इसी डर है, तो यही डर होगा कि मोदी शाह जी के कहने पर आप पूरा काम नहीं कर पाए। मतलब आपने जो काम किया वहाँ बिहार में, उसमें भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या इसलिए डर है आपको? बाकी सब जगह कहा जा रहा है कि चलो बिहार माफ कर देंगे लेकिन बंगाल माफ नहीं करेंगे, असम माफ नहीं करेंगे। तो ये डर है क्या? तो जो डर है वो साफ बताना चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को, वरना लोग यही समझेंगे कि आप मोदी और शाह को कह रहे हैं कि हम मोदी और शाह से नहीं डरते। तो ज्ञानेश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए वो किससे कह रहे हैं कि वो डरते नहीं हैं, ये साफ तौर पर उनको कहना चाहिए, वरना लोग यही समझेंगे हम तो यही समझ रहे हैं कि आप मोदी जी को और अमित शाह जी को धमका रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, झुकेंगे नहीं। और अगर ऐसा नहीं तो फिर कहिए, शपथ पत्र देकर कहिए कि ऐसा नहीं है। कौन आपको कौन आपको धमका रहा? शपथ पत्र दीजिए, वरना फिर देश से माफी मांगिए। तीसरा विकल्प नहीं। जी बिल्कुल, वो ये उन्हीं के अपने शब्द हैं, और लेकिन ये आप पर भी लागू होते हैं, तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? संवैधानिक पद पर बैठे हुए, यानी ये तो पूरी की पूरी कानून और व्यवस्था को ही चुनौती दे और संकट में डाल रहे हैं, सीधे सीधे उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी डर लग रहा है, यानी वो डर के मारे क्या काम कर रहे हैं, किसके डर की वजह से कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन अमलेंदु जी, इधर जो वैश्विक परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान, केवल ऑपरेशन सिंदूर का मामला नहीं, तेल को लेकर, रूस से तेल खरीदने को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो तो हमारे देश की संप्रभुता को पूरी तरीके से तार तार करने वाला है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जो बात कही है और उसके बाद भी प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है कि आखिर क्यों
क्यों नहीं उस पर कोई जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं कि मुझे खुश करने के लिए वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। ये इस तरह की बात, बिल्कुल इसी तरह की बात कि रूस से मतलब खरीदने के लिए मुझे खुश कर रहे हैं। और ये इसको लेकर कांग्रेस ने समीर जी एक ट्वीट भी किया था। और ट्वीट में उसने जो था कहा था कि भाई किस तरीके से ट्रंप जो हैं वो मतलब बेइज्जती कर रहे हैं और मोदी जी जो है वो खामोश जो है वो बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं। वो ट्वीट जो है वो भी हम लोग समीर जी दिखाएंगे। कल भी हालांकि हमने दिखाया था कांग्रेस का वो ट्वीट था। और वो कांग्रेस किस तरीके से बता रही है कि मतलब जो मोदी जी हैं वो मोदी जी क्यों खामोश बैठे हुए हैं, मोदी को क्या जवाब देने चाहिए, ये कांग्रेस ने कल पूछा उनसे सवाल करके। और ये देखिए बिल्कुल ये ट्वीट है। और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एलओपी राहुल गांधी, उन्होंने इस पर बयान भी दिया है, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस का जो ट्वीट है उस पर लिखा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहता है। वो जानता है कि मैं उससे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा दूंगा जिसका उन्हें नुकसान होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है, ये कोट अनकोट, जिसको कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। हिंदी वीडियो भी जारी किया है। वीडियो भी जिसमें वो कह रहे हैं, उस वीडियो को भी टैग किया हुआ है इसी ट्वीट में। ट्रंप के मुताबिक मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ से दबाव बनाया। मोदी को जवाब देना चाहिए। नंबर 1, क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है? नंबर 2, रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। नंबर 3, ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात करते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं, आखिर मोदी चुप क्यों है? नंबर 4, मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है? नंबर 5, ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों है? बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। प्रधानमंत्री का सीधे नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, पीएमओ से इसका कोई जवाब नहीं आया है। सुनते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और राहुल गांधी को भी सुनेंगे। लेकिन पहले के उनके वक्तव्य हैं जो कांग्रेस ने आज ट्वीट किए हैं। जी हाँ, उनके पहले के ही वक्तव्य है जो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किए हैं और उस पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कुछ कह रहे हैं, और ये कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक दूसरे मुद्दे पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतक के लिए कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया मैंने और मुझे खुश करने के लिए वो अपने देश के हितों से समझौता कर रहे हैं। सीधे सीधे बात, क्योंकि रूस से बहुत सस्ते में तेल मिल रहा है और उस तेल को खरीदना कम करके यहां जहां से ज्यादा महंगा तेल मिल रहा है वहां से खरीद रहे हैं, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा बहा रहे हैं, इसलिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना इतना जरूरी क्यों है, यह सवाल पूछा जा रहा है। बहरहाल सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कह रहे हैं। वो डरपोक है, मेहनत करके सब लोग एक होके देखिए वो भाग जाएगा। हमको डरा रहा है, पार्लियामेंट में मेंबर हमारे कम रहने से डरा रहा है, ठीक है, लेकिन देश की इज्जत क्यों बेच रहे हैं आप? ट्रंप के सामने झुककर आप देश की बेइज्जती कर रहे हो, हमारे स्वाभिमान को बेच रहे हो। इसीलिए राहुल जी ने कहा, आप अगर एक बार कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है ये कहो, मैं मान जाऊंगा, लेकिन आज तक मुंह ही नहीं खुले। तो ये सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। जब पार्लियामेंट तक में नहीं बोले तो अब ऐसे इस तरह से क्या ही बोलेंगे। अमलेंदु जी, आप उनको टैग करके करते रहिए, वो तो फिर उनको वही बोलना रहेगा जो बोलेंगे। उनको आर्टिकल लिख रहे हैं कि 1000 साल का जो सोमनाथ मंदिर का इतिहास है, यानी जो जिसका मौजूदा घटनाओं से और गंभीर घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। हाँ बिल्कुल, मौजूद घटनाएं जो हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो अब बात करना था 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर, अरे 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर तो देख लिया जाएगा। 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर, आज बताओ ना ट्रंप से क्या है मामला। ट्रंप के खिलाफ आवाज क्यों नहीं निकल रही है? यही तो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यही कांग्रेस कह रही है कि ट्रंप के खिलाफ क्यों। भाई ट्रंप अगर आपको ट्वीट करते हैं कि साहब मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तुरंत लपक के कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब जब वो कह रहे हैं आपका नाम लेकर और आपको टैग किया जा रहा है तो आपकी मुंह से जुबान नहीं निकल रही है। तो ये इस पे तो सवाल उठेंगे। विपक्ष यही सवाल पूछा है कि भाई मोदी जी, कांग्रेस ने यही सीधा सीधा पूछा है कि आप ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं, ये विपक्ष पूछ रहा है। मुझे लगता है कि ट्रंप ने जिस तरीके से बाकायदा नाम लेकर ये कहा कि मुझे खुश करना चाहते हैं, मतलब अभी तक तो ये कह रहे थे ट्रंप की मैंने वार रुकवाई, एक बार को वो भी सम्मिलित हो सकता था, लेकिन अब तो सीधे सीधे इस तरीके का आपका व्यक्तिगत अपमान कर रहा है। भाई ये कह रहे हैं कि मुझे खुश करने के लिए अपने देश के हितों से समझौता कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो है देश के साथ क्या विश्वासघात कर रहे हैं क्या? आप जब आए थे तब आपने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश बिक भी रहा है, देश झुक भी रहा है, आपको झुके हुए।
ट्रंप तो यही कह रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रंप को जवाब दीजिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आप उसको जवाब क्यों नहीं देते हैं, आप उसको कहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन नहीं कह रहे हैं तो इससे क्या समझा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप यहां सीज फायर होने से घंटा भर पहले ट्वीट करते हैं कि सीज फायर हो गया और घंटे भर बाद घोषणा कर दी जाती है भारत की तरफ से, तो इन सब चीजों को क्या समझा जाएगा। लेकिन ये जो आरोप लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद गंभीर है और इसका जवाब आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरेंडर करने की आदत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुनते हैं एक बार फिर, उन्होंने फिर से अपना वो नारा दोहराया है नरेंद्र सरेंडर वाला। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं है, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो ये कह रहे हैं बार बार इस तरह से, और आखिर इस पर क्यों जवाब नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री का। ये देश के हितों से, देश की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है। वो सीधे सीधे देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री उनको खुश करने के लिए अपने देश के हितों से समझौता कर रहा है, लेकिन इस पर जवाब नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये लगातार अमलेंदु जी ये बात चल रही है और प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है, और ये जो जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं 1971 की घटना का, उसका जिक्र भी सोशल मीडिया पर हो रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरह का चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पर खूब जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने, और वो उनका इंदिरा गांधी का उस समय का एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस समय का लोग क्लिप काट के उससे कर रहे हैं कि वो कि हमारा मित्र हो सकता है अमेरिका, हमारा बॉस नहीं हो सकता है। जी हाँ। तो आप जो है आप हमको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दो, हम निपट लेंगे। कांग्रेस ने भी उसको ट्वीट किया है समीर जी, इंदिरा गांधी के उस भाषण को, मतलब उस इंटरव्यू को। हाँ हाँ, इंटरव्यू वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि क्या है क्लिप, उसको भी सुनेंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पे एक साफ समझ में आ रहा है कि सरकार जो है, मतलब मोदी सरकार जो है, सरकार नहीं मतलब मोदी सरकार, भारत सरकार कमजोर थोड़ी ना है, मोदी सरकार जो है मतलब मोदी जी की सरकार जो है वो ट्रंप के सामने बिछी बिछी फिर रही है। और इसको लेकर कांग्रेस ने लगातार सवाल पूछे हैं, विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल पूछा है कि भाई मोदी जी आप ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है अमलेंदु जी की डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का एहसास करा रहे हैं, इनको पता है कि इसका मतलब कि जवाब नहीं आया है, तो ऐसी कौन सी नस पकड़ रखी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी क्या दिक्कत है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अगर आपको सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने देश की संप्रभुता को एक तरीके से सरेंडर कर रहे हैं, फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों? देखते हैं उस ट्वीट को जो कांग्रेस ने किया है, और वो पुराना इंदिरा गांधी का, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक इंटरव्यू का एक क्लिप है, क्या कह रही है उसमें। What's the future of India to be, Mrs. Gandhi? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. She knows, and I know she knows, and I know जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। can't be what you want from me. Turn up, hoes say turn up, only get. तो ये उनके पुराने इंटरव्यू और उनकी क्लिप्स को लेकर एक ये वीडियो शेयर किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री से, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे राहुल गांधी हो, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है। विपक्ष के तमाम दूसरे नेता भी ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। हमने बिल्कुल समीर जी, आप तो ऐसा प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। और जहां तक वेनेजुला को लेकर भी सवाल है समीर जी, वेनेजुला को लेकर भी सरकार के स्तर पर एकदम खामोशी छाई हुई है। हमारा विदेश मंत्रालय जो है उसने एक विज्ञप्ति तो जारी कर दी कि हम वहां की परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियों पर नजर रखने से क्या होगा। हमारे विदेश मंत्री इस पर खुलकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं।
विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है कि भैया सरकार का स्टैंड क्या है, तो ये देखा जाएगा। आप देखिए कि देश भर में जो है वेनेजुएला पे जो अमेरिका का आक्रमण हुआ, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, खुद अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है। हमारी सरकार खामोश बैठी हुई है। आज ही जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने तमिलनाडु में प्रदर्शन किया है, वो विजुअल भी हम लोग दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर एकदम खामोशी छाई हुई है। कांग्रेस ने भी इस पर 2 बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसकी निंदा की है वेनेजुएला पे अटैक की, लेकिन बीजेपी की तरफ से कम से कम हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, प्रधानमंत्री की तरफ से हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, विदेश मंत्री की तरफ से हमने कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक नहीं देखी। जी बिल्कुल, उसको लेकर भी, और जो आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया आई भी, उसको वो बहुत हल्की प्रतिक्रिया उसको कहा जा रहा है कि जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका ने की है, एक साम्राज्यवादी तरीके से काम वहां पर किया है, उस पर इस तरह की भारत की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए थी। जैसे भारत यहाँ पर लोकतंत्र है और दुनिया के तमाम देशों में जो लोकतंत्र है उसका सम्मान करता है और वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है, उसको देखते हुए ये प्रतिक्रिया, ये थोड़ी और सख्त प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। ये वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों के वहाँ तमिलनाडु का में है, ये प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगहों पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। जो कॉन्सुलेट है वहाँ उसका यूएस का, उसके बाहर जो है ये प्रदर्शन हो रहा है वहाँ तमिलनाडु में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता इसको लेकर कर रहे हैं, तो ये इस तरीके प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में खूब प्रदर्शन हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो खूब हो रहे हैं। जोरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के अभी मेयर चुने गए, 1 जनवरी को ही शपथ ली है, उन्होंने सीधे फोन करके ट्रंप को जो है कहा कि इस पे आपत्ति है। तो यानी वहां जो व्यक्ति है जो ट्रंप के शासन के अंतर्गत है, वो सीधे सीधे फोन करके कह रहा है कि इस पे हमारी आपत्ति है और ये आपने सही नहीं किया है, आपने बिना जो है वहाँ की कांग्रेस के यानी जो संसद होती है उसके आपने ये काम किया है, और हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर देखने को नहीं मिल रही है भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, इसको लेकर सरकार और सरकार की विदेश नीति पर खास तौर पर सवाल उठ रहे हैं, और उसी पर इन सारी चीजों को देखते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है वो और भी ज्यादा विदेश नीति को घेरे हुए है कि आखिर भारत की विदेश नीति किस तरह से किस दिशा में जा रही है। कि अमेरिका का एक देश का राष्ट्रपति भारत के लिए प्रधानमंत्री का नाम लेकर वो कह दे कि वो उसको खुश करने के लिए काम कर रहा है, तो इसका मतलब फिर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए और भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे अमलेंदु जी, क्योंकि ये जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मीडिया से कह रहे हैं और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी की इस तरीके की जो बात वो कह रहे हैं और मीडिया के सामने कह रहे हैं, और बाकायदा नाम, अब तो सीधे सीधे नाम लेकर कह रहे हैं कि मोदी मुझको खुश करना चाहते हैं। तो भाई आखिर खुश करने की क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप जो इसको खुश करना चाहते हैं समीर जी, ये देखा जाना चाहिए कि खुश करने की वजह क्या है। प्रदर्शन समीर जी पूरे देश भर में जो है वो हो रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उसने प्रदर्शन किया है जम्मू में, वो विजुअल भी हम लोग देख सकते हैं। जम्मू में भी जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वो प्रदर्शन कर रही है वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले के खिलाफ। जी बिल्कुल, और ये तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके अलावा जम्मू में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो देश में कई जगहों पर इस अमेरिका की जो वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहां के राष्ट्रपति को जो उठा लाए हैं, एक तरीके से बिल्कुल गुंडागर्दी वाला अपहरण कर लाए हैं, उनको किडनैप कर लिया उनको, ये इसकी कार्रवाई पूरी दुनिया भर में निंदा हो रही है। भारत में भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमिलनाडु की तस्वीरें हैं, इसके अलावा जम्मू में भी प्रदर्शन हुए हैं, वहां सीपीएम ने प्रदर्शन किया है, और ये जम्मू का प्रदर्शन है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट उसका ये प्रदर्शन है। तो देश भर में, भारत में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया जिस तरह की आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, यानी भारत की विदेश नीति पर एक बार फिर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इस प्रतिक्रिया के बाद प्रधानमंत्री का नाम लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करने के लिए काम करते हैं, और उनको पता है कि मैं जिस चीज से खुश होऊंगा वही काम करते हैं, उसके लिए चाहे भारत के हितों को भी दांव पर लगाना हो वो तैयार रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब भारत के हितों को दांव पर लगाने के तैयार हैं, यानी दोस्ती निभाते हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं करते हैं। जी हाँ,
इसका मतलब यही समझा। महत्व तो नहीं उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे दोस्त का महत्व। डोनाल्ड ट्रंप जैसे, हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे दोस्त, या फिर जो यहाँ राहुल गांधी कहते हैं A1 A2 दोस्त, ये हो सकता है, तो ये उनके आरोप हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पर जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए क्या बकवास करते हो, समझे, और ठीक कर देंगे तुमको। तुम भारत जैसे देश को तुम डराना चाहते हो, वेनेजुला थोड़ी है भारत जो तुम डरा लोगे, हम ठीक कर देंगे तुमको। ये जवाब जो है वो आना चाहिए। वो जवाब समीर जी आ नहीं रहा है। 56 इंच की छाती जो है पता नहीं कहाँ सोई हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और इनके अलावा तमाम दूसरे मोर्चों पर बीजेपी की राज्य सरकारें किस तरीके से घिरी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद, घिरे होने के बावजूद अपराधियों को कैसे संरक्षण दिया जा रहा है, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। बात कर रहे हैं हम अभी उत्तराखंड में। हम मध्य प्रदेश में तो लगातार चल ही रहा था, वहां भी कांग्रेस पार्टी जो इंदौर में जो कुछ हुआ है, 17 लोगों की जान गई है वहां गंदा पानी पीने से। इसके अलावा गुजरात में भी गंदे पानी से लोगों के बीमार होने की खबरें आई। तो क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है वो देखना, उसको लेकर लगातार वहां कांग्रेस पार्टी और कई महिला संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं अंकिता भंडारी मामले में, और उसको लेकर सख्त टिप्पणियां की गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां बीजेपी के तमाम नेता इस मामले में इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। और जो भाजपा की मंडल अध्यक्ष है उसका खूब वीडियो वायरल हो रहा है समीर जी, रो रही है जो कितना ज्यादा वायरल हो रहा है। तो ये जो है, और एक महिला जो हाथ में हंसिया लिए हुए वो कह रही है कि आज सर्विस हम देंगे, तू आ, गट्टू कहाँ है। तो ये इस तरीके के, हाँ। और एक जो उनके नेता हैं बीजेपी के दुष्यंत गौतम, वो आज पहुंच गए हैं हाई कोर्ट और उन्होंने डिफेमेशन केस जो है वो दायर किया है कांग्रेस के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और जो जिन महिला ने वो वीडियो जारी किया था, शायद उर्मिला सनावर क्या नाम है, उनके खिलाफ किया है। अब ये सूचना आ रही है, उस पर क्या होता है ये देखा जाएगा। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की है और कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है समीर जी, वो हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने भी कुछ कहा है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट जो है उसमें लिखा है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो पाप किया गया उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है। अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया और जब उसने मना किया तो हत्या कर दी गई। राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच से बच रही है, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी सरकार जान ले, देश की बेटी अंकिता को न्याय मिलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। कांग्रेस की मांग है इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाकर शायद सच बाहर आ सके और सीबीआई जांच के आधार पर अंकिता के दोषियों को कड़ी सजा मिले। लेकिन जिन सारे मामलों में सीधे सीधे नाम लिया जा रहा है, पर उनके खिलाफ, जिन राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम के खिलाफ ये नाम सीधे आ रहा है, और पहले भी आया था तब भी बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता का ही जब वीडियो वायरल हो गया, बावजूद इसके ना तो दुष्यंत गौतम कोर्ट तो चले गए, लेकिन नैतिकता के नाम पर ना तो उन्होंने पद छोड़ा और ना ही उनकी पार्टी उनसे पद छोड़ने की बात कर रही है। और एफआईआर की बात तो दूर की बात है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भाई तुम राजनीति में रहो या मत रहो, हमें क्या मतलब है, किसी को क्या लेना देना। अगर आरोप लगे हैं तो आप इस पे कहिए कि आरोपों की जांच करा ली जाए, सीबीआई को जांच सौंप दी जाए, आप भी मांग कीजिए। लेकिन आप पहुंच गए डिफेमेशन केस करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और उस महिला के खिलाफ। बहरहाल ये आपका मसला हो सकता है, आप ठीक हो, हम तो आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है और इस तरीके के नाम आ रहे हैं तो आपको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ भाई सीबीआई की जांच करा लो। सीधी सी बात यह है, उसके लिए आप तैयार नहीं है। और आप यहाँ कोर्ट में जा रहे हैं, जो व्यक्ति जो आप उस पर जो बयान दे रहा है, जो उस पर प्रमाण दे रहा है, जो बात कर रहा है, उसके खिलाफ वहां पर कार्रवाई हो रही है। जिस महिला ने, वो भी लापता बताई जा रही है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। ये भी देखिए कि जो सच्चाई बता रहा, वो सच्चाई है या नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा। जांच जब होगी, सीबीआई जांच होगी या जो भी जांच होगी। लेकिन जिसने आरोप लगाया वो महिला, उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, और जो अपराधी बताए जा रहे हैं वो सीधे कोर्ट जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो ये इस तरह का वहां पर न्याय है, क्या कुछ कहा जाएगा। पर सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इस पूरे मामले में क्या कह रही हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दो, इस नारे के साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड गूंज रहा है। लोग सड़कों पर है, उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है कि कैसे पहाड़ की एक बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ।
उस बेटी के ऊपर दबाव बनाया गया जिस्म फरोशी का। जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या हो गई और सारे के सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता का बेटा शामिल था। और अब ये सच सामने आ रहा है कि इस दुष्कर्म की सुई, इस दुष्कर्म का जो पूरा कांड है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है। उत्तराखंड न्याय की गुहार लगा रहा है। बीजेपी के लोग तक न्याय की उम्मीद लगाकर, न्याय की आस लगाकर हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस, आम जनता सब सड़कों पर है और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय उत्तराखंड की सरकार कतई नहीं दे सकती, क्योंकि ये सरकार अंकिता भंडारी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी चैन की नींद सो रही है। और इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी जांच सीबीआई करे। कांग्रेस पार्टी ये मुस्तैदी से मांग करती है कि सीबीआई अंकिता भंडारी की जांच करे, उसको ये जांच सौंपी जाए। हमारी ये मांग है कि पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब ये जांच निष्पक्ष होगी और ये जांच सीबीआई करेगी। ये मांग पूरे देश की है, उत्तराखंड की है, हम सबकी है। तो इसको लेकर किस तरीके से अंकिता, वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं महिला संगठनों के, कांग्रेस पार्टी के लोग, और वहां जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक वहां पर ये प्रदर्शन होते रहेंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन ना तो सीबीआई जांच हो रही है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रही है उनके खिलाफ जिनका नाम उस महिला ने लिया है। और उनके पति खुद बीजेपी के नेता थे, जो सुरेश राठौर, उन्होंने ही ये बात कही थी। और वहां जिनका नाम लिया जा रहा है यानी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, वो अब कोर्ट जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से अब कैसे अपराधियों को बचाने की, यहां तो अमलेंदु जी सजा पाए हुए अपराधियों को बचाने की कोशिश होती है बीजेपी में, और किस तरीके से उसको जस्टिफाई किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उसको जस्टिफाई किया जाता है और ये मालाएं पहनाई जाती हैं जी। मतलब बलात्कारी जब जेल से छूटकर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उनका स्वागत होता है। तो ये देखने में आता है। तो बहरहाल एक अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने अपराधियों के साथ भी खुलकर खड़ी होती है, इस्तीफे नहीं लेती अपराधियों से कि इस्तीफे मांग ले, ऐसा नहीं करती। तो एक अच्छी बात भी समझी जा सकती है, भाई हमारा अगर ईमानदार है और सच्चरित्र है तो भी हमारा अपना है, और अगर बेईमान है और भ्रष्टाचारी है और अपराधी है तब भी हमारा है, तो हम हाल में खड़े हैं। तो राजनीतिक तौर पे समीर जी ये ठीक हो सकता है, लेकिन नैतिक तौर पे ठीक नहीं है। लेकिन हमको बीजेपी से नैतिकता की आशा नहीं करनी चाहिए। ये बात कही जाती है। नैतिकता की बात हो या ना हो, कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है। हाँ, जो सरकार जिस तरह से कानूनी कार्रवाई कर रही है उसको क्या कहा जाएगा आप सीधे सीधे? हाँ, कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से कर रही है और कानून का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, दोनों बातें हैं। कानूनी कार्रवाई और कानून का दुरुपयोग दोनों मसले को लेकर ये है। लेकिन समीर जी, इस बीच जो हम लोगों ने जहां से शुरुआत की थी कि ममता बनर्जी और ज्ञानेश कुमार भिड़ गए हैं, इस बीच द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आज सुबह एक और रिपोर्ट आ गई है, और वो रिपोर्ट बहुत खतरनाक है। और ये उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसका 17% और मध्य प्रदेश में वोटिंग पॉपुलेशन का 41% जो है वो सस्पेक्टेड बता दिया गया है, यानी इनका नागरिकता जो है वो खतरे में पड़ गई है। यानी जितने मतदाता हैं उनमें से 17% पश्चिम बंगाल में और 41% मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की सरकार क्या घुसपैठियों ने बनाई है? और अभी तक वो लगातार अभी तक चल रही है। जी हाँ, 30 के 30 सीटें जीत कर आ गए हैं वहां से मोदी जी। 30 ही जीते हैं ना? हाँ, 29 सीटें। तो वो सब जीत के आ गए हैं आप वहां से, 29 की 29। तो आप जो है फिर क्या ये सब घुसपैठियों ने बना दिए? अगर 41% जो सस्पेक्टेड हैं ये घुसपैठी हैं 41%, तो ये तो सरकार घुसपैठियों की बनी हुई है, राज्य सरकार भी और मोदी जी की सरकार जो केंद्र सरकार भी। ये बड़ी खतरनाक जो है रिपोर्ट वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने की है। और उन्होंने जो कहा है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने, उन्होंने ये बताया कि जून 2025 में SIR की घोषणा के बाद से चुनाव आयोग ने वोटरों के द्वारा रजिस्ट्रेशन के नियम बनाए और बदले हैं, जो कि नियम बनाने और बदलने का अधिकार उसको नहीं है ही नहीं।
इसने इसी पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसी पर सुनवाई चल रही है और इसने 12 राज्यों में बदलाव के फेज 2 के दौरान एक बार फिर प्रोटोकॉल बदले। बिहार एसआईआर के बाद और अगले फेज में कमीशन ने मैपिंग शुरू की और एक ऐसा प्रोसेस जिससे वोटर्स अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए बिना दोबारा रोल्स में शामिल हो सकते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें यह साबित करना था कि या तो वे अपने या उनके रिश्तेदार 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट में लिस्टेड थे। जो लोग यह लिंक साबित नहीं कर पाए उन्हें अनमैप्ड करार दिया गया। अनमैप्ड लोगों को अपने वोटिंग राइट्स के डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे। राज्यों द्वारा अपनी वोटर लिस्ट जारी करने से कुछ हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने मैपिंग सॉफ्टवेयर पेश किया जिसने 2 दशक पुरानी लिस्ट के मुकाबले वोटर्स की मैपिंग में चुनाव आयोग के कहे अनुसार लॉजिकल अंतर को फ्लैग किया। सॉफ्टवेयर ने इन सभी मामलों को रेड फ्लैग किया जहां 6 से ज़्यादा वोटर्स ने खुद को 2003 की लिस्ट से एक ही पूर्वज से जोड़ा था, या वोटर उनके माता पिता के बीच उम्र का अंतर 15 से 45 की रेंज से बाहर था। जिस दादा दादी का जिक्र किया गया था वह वोटर से 40 साल से कम उम्र का था। बताया गया रिश्तेदार और 2003 के रोल में उनकी एंट्री में नाम में कोई अंतर था, या वोटर का जेंडर दिए गए नाम से मेल नहीं खाता था। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि दिसंबर के बीच तक चुनाव आयोग का निर्देश साफ था कि सिर्फ अनमैप्ड वोटर्स को ही इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिस से सबूत जमा करने के लिए समन मिलेगा, वोटर रोल में उनका शामिल करना। लेकिन जैसे जैसे साल बदला चुनाव आयोग के गोल पोस्ट बदलते गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अपने अचानक एक्टिवेट हुए सॉफ्टवेयर से लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए फ्लैग किए गए वोटरों को शामिल करने के लिए अपना जाल बढ़ाया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अक्टूबर 2025 में इस मैपिंग के बारे में डींगे हाँकी थी और इससे अपने ब्यूरोक्रेटिक बोझ को कम करने का एक तरीका बताया था। और ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि ये डिजिटल प्री मैपिंग लगभग पूरे प्रोसेस को हैंडल कर लेगी, जिससे वोटरों को सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही जो है वो मैनुअल वेरिफिकेशन से गुजरेगा। ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। और उन्होंने दावा किया था कि सबूत का बोझ नागरिकों से डेटाबेस पर जा रहा था। ये आइडिया कागज पर अच्छा था लेकिन ज़मीन पर ये बिखर गया, ये उसका कहना है इस रिपोर्ट का। समीर जी, तो ये रिपोर्ट किस तरीके है, बहुत सारे चीज़ रिपोर्टर्स कलेक्टिव की भी, और इसके अलावा जिस तरह से यहाँ कई एसआईआर और वोट चोरी को लेकर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, तो इन सब को कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त उनको धता बता रहे हैं और किस तरह की भाषा में राजनीतिक दलों को ही नहीं धमकी दे रहे हैं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दे रहे हैं कि वो जैसे चाहते हैं एसआईआर को वैसे ही करेंगे, ना तो डरेंगे ना उनको कोई रोक सकता है, यानी उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, सीधे यही कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल 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 सीधे सीधे वो ये कहेंगे कि जो कानून नहीं मानेंगे, वो वही जो है वो मतलब कानून बनाने की शक्तियां भी उनके पास हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को भी समझा सकते हैं, हलफनामा दिया ही था कि आप हमारे इस मामले में दखल मत कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझा सकते हैं, सरकार को भी समझा सकते हैं, राज्य सरकारों को भी समझा सकते हैं, विपक्ष को भी धमका सकते हैं, उंगली दिखाकर बात कर सकते हैं। और न्यू इलेक्शन कमीशन है और बाबा बैजनाथ के यहाँ जाके धोख भी लगा सकते हैं कि बाबा बैजनाथ ने बुलाया है, तो यानी ये एक नया दावेदार प्रधानमंत्री पद का भारतीय जनता पार्टी में तैयार हो गया है, ये समझा जा सकता है। फिर विपक्ष तो यही कह रहा है समीर जी। बिल्कुल, और वहाँ ममता बनर्जी ने जबरदस्त हमला बोला है और इनकी कार्यशैली को लेकर आलोचना की है कि किस तरीके से और कैसे काम कैसे हो रहा है, इस पर भी कि यहाँ व्हाट्सएप पर ही नियम बन जा रहे हैं और ही अप्रूवल मिल जा रहा है। जो विरोध कर रहा है उसके विरोध को, यानी चुनाव आयोग में भी जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो उसको खारिज कर दिया जाता है। केवल और केवल वहाँ मनमानी चलती है एक तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। तो इसको लेकर बुरी तरीके से घिरे हैं, राजनीतिक दलों के ही निशाने पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार इस पर सुनवाई हो रही है। क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था जो है और उसके जो चीफ हैं वो एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप विपक्ष का है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की भाषा भी उसी तरीके की देखी जा रही है जो चुनाव एक राजनीतिक दल के नेता की होती है। तो ये बहुत एक अच्छी बात नहीं है और इसको लेकर निश्चित तौर पर यह आपत्तिजनक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पार्टी नहीं बनना चाहिए, वो सभी राजनीतिक दलों के लिए हैं। इसीलिए जिनको भी दिक्कत होती है वो वहाँ पर जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। उनकी शिकायत दर्ज कराने का ये मतलब नहीं कि विपक्षी नेताओं की शिकायत है तो आप उसको सिरे से खारिज कर दीजिए, उसको आप फेक बता दीजिए, उसको आप मिसलीडिंग बता दीजिए। और यहाँ सारी जो मिसलीडिंग और फेक खबरें आ रही हैं वो चुनाव आयोग की ओर से आ रही हैं, क्यों कर रहा है, सारी उसी तरफ से आ रही है समीर जी। और ये साफ तौर पर जो है ये मिसलीडिंग खबरें और सूत्रों के हवाले से खबर छप जाती है और उसका खंडन नहीं करता है। भाई अगर सूत्रों के हवाले से छप रही है तो आप खंडन कीजिए ना कि ये खबर गलत है, आप उसका कोई खंडन करते ही नहीं है किसी भी तरीके का, ना मिसलीडिंग का ठप्पा लगाते हैं उन पर जो आपके सूत्रों से छप रही हैं।
यानी विपक्ष कोई ट्वीट कर दे तो आप तुरंत कहेंगे मिसलीडिंग है, लेकिन अगर आपके हवाले से कोई खबर छप रही तो वो मिसलीडिंग नहीं है, उस पर आपको मिसलीडिंग का ठप्पा नहीं लगेगा और उसका कोई खंडन भी नहीं आएगा। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन समीर जी, अब एक घटना जो कल हुई, सुप्रीम कोर्ट से एक जो फैसला आया उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत को लेकर, उस पर लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। आरोप ये है कि कल JNU में